फाइल कहाँ पे सेव्ड है, डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड्स में होगी, बनाओगे तो जहाँ सेव किया होगा वहाँ होगा। वहाँ से फाइल पे जाकर सिलेक्ट करना .igs फाइल। सॉलिड वर्क्स में बनाओगे तो सेव एज का ऑप्शन रहता है वहाँ पे, बाय डिफॉल्ट सेव होगा तो .sld में आता है जो एक्सटेंशन रहता है, तो वहाँ सेव एज का एक ऑप्शन रहता है, सेव एज करना। और फिर जैसे वर्ड में अपन सेव एज का पीडीएफ का ऑप्शन रहता है, मल्टीपल डॉक्स डीओसी और भी बाकी ऑप्शन रहते हैं, वैसे ही वहाँ सेव एज आईजीएस का एक ऑप्शन रहेगा। तो आईजीएस में सेव करना फाइल तो देन इंपोर्ट होगी। सॉलिड वर्क्स की डायरेक्ट कोई फाइल इंपोर्ट नहीं होगी, ना कटिए की डायरेक्ट कोई फाइल इंपोर्ट होगी। इंपोर्ट हो गई फाइल। हाँ भाई, जब पहले चीज़ बताने की रह गई थी, इंजीनियरिंग डेटा। बहुत सारे जो गाड़ियाँ रहती है, किसी की मतलब चैसी रहती है कार्बन फाइबर, प्योर एल्यूमिनियम, एलॉय एल्यूमिनियम, हाई मतलब हाई स्ट्रेंथ स्टील की भी बहुत सारी चैसी रहती है। और अपन जो यूज़ करते हैं तो नॉर्मल कास्ट आयरन स्टील के एलॉय रहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल स्टील है, तो वहाँ जब अपना जो चैसी होगा, उसका जो पाइप का मटेरियल अपन यूज मतलब यहाँ एनालिसिस में होगा, वो भी स्ट्रक्चरल स्टील होगा। अगर किसी को है कि नहीं मैं कस्टम मटेरियल लेना चाहता हूँ तो जैसे ही वहाँ इंजीनियरिंग डेटा रिसोर्सेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक लिस्ट सी आ जाएगी। जनरल मटेरियल्स में जनरली यूज होने वाले सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे पूरी मटेरियल्स की लिस्ट है, जितने मटेरियल अपन ने डीएमयू में देखे हैं और कि मतलब जितने मटेरियल अवेलेबल हैं, जितने यूज होते हैं इंडस्ट्री पर्पज के लिए, सारे मटेरियल। किसी को कोई कस्टम यूज करना है, फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई और मटेरियल ले लूँ तो वहाँ वो मटेरियल सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पे प्लस का जो कोई ऐड करके देखो दूसरा मटेरियल। हाँ, जैसे यहाँ प्लस पे क्लिक किया तो देखो वहाँ बुक का ऑप्शन आ गया, बुक टाइप साइन आ गया, सबको दिख रहा है। बुक का साइन आने का मतलब है कि ये मटेरियल एडेड है। दो ही पे बुक का साइन है, स्क्रॉल कर वो साइड वाले पे। ये वाला हाँ नहीं है तो देखो टॉप वाले पे नहीं है, मतलब वो एडेड नहीं है लाइब्रेरी में। ये हो गया, बस वापस काट, इसको बंद कर दो। ना अब इंपोर्ट हो गई ज्योमेट्री। इसके बाद सबसे पहले क्या होता है, अपन अपनी लाइन बॉडी अपने कनेक्ट करना पड़ेगा पहले। स्टार्टिंग एक चीज़ याद रखना, जब भी वो बिजी में दिखा रहा है ना वो साइन, तब तक क्लिक नहीं करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर मतलब हैंग कर जाएगा, थोड़ा सा हैवी है सॉफ्टवेयर। और कुछ भी हो कि समझ में नहीं आया कैसे हो गया ये, तो पूछना, यहाँ पे उसी चीज़ के लिए ना। इंपोर्ट होते ही वहाँ बिजली का साइन है, इसका मतलब उसको अटेंशन की जरूरत है, बाकी सब पे टिक लगे हैं, उनको अटेंशन की जरूरत नहीं है। ये होते ही ना, यहाँ नीचे जो ऑप्शन है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक है लाइन बॉडी, वो यस होना चाहिए। वो अगर यस नहीं होगा तो लाइन बॉडी जनरेट नहीं होगा। यस करना उसको, उसके बाद जाके जनरेट करना, तब जाके लाइन बॉडी जनरेट होगी। अगर वो यस नहीं रहेगा तो वो एरर बताएगा, कोई बॉडी नहीं मिली ना। अब वहाँ पे बहुत सारे बॉडी, बहुत सारे पार्ट आ गए। अब अपने को क्या करना है, कनेक्ट करना है। जैसे मैं किसी भी लाइन के ऊपर क्लिक कर दूँ तो वो लाइन वहाँ हाईलाइट हो जाएगी। वो देखो अभी वो लाइन है, दूसरे पे मैं क्लिक करूँगा तो दूसरी लाइन, मतलब वो अभी टुकड़े टुकड़े में सारी लाइन है, कनेक्टेड नहीं है आपस में। कार एक सिंगल बॉडी होती है, गाड़ी ठुकती है तो सिंगल बॉडी पे इफेक्ट होता है। तो अभी उससे पहले कनेक्ट करेंगे, तो टूल्स में जाना, टूल्स में कनेक्ट, कनेक्ट ऊपर नीचे 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 बस कनेक्ट, वहां से कनेक्ट लेना। कनेक्ट लेने के बाद सबसे पहला काम करना है, टी जंक्शन जो है वो ऑफ होता है, तो टी जंक्शन को ऑन करना है। टी जंक्शन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक पाइप सीधा जा रहा है और कोई एक पाइप ऐसे आ रहा है, तो ऐसे में भी ज्वाइंट होने चाहिए। कई बार होता है कि हम नहीं चाहते कि ऐसे में ज्वाइंट हो, कुछ पर्टिकुलर ज्योमेट्री में, लेकिन यहाँ हम चाहते हैं। कार में बहुत जगह ऐसे ज्वाइंट मिलेंगे यहाँ टी शेप बन रहा है, तो उसको भी इंटरपोलेटेड कर देना। दो होते हैं, एक इंटरपोलेटेड और एक शायद 1 पॉइंट होता है। दोनों का अपने अपने मतलब होता है। इंटरपोलेटेड मतलब कोई भी ज्योमेट्री आपकी डिफॉर्म नहीं होगी, जो जहाँ लाइनें एक्सटेंड कर दी जाएगी। अदरवाइज क्या, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो पॉइंट खिंच जाएंगे तो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। इंटरपोलेटेड पे ही रखना है, सोचता जाता है ना। अब सिलेक्ट करना है कि ज्वाइंट किन किन को करना है। अगर मैं कोई दो ही लाइन सिलेक्ट करूँ तो वो दो ही लाइन ज्वाइंट होगी, तो बस कुछ नहीं, कंट्रोल ए दबाना वहाँ जो कैंसिल करने के बाद, नहीं नीचे नीचे
ऐसा होगा, जैसे तुम लोग इंटरपोलेटेड पे जाओगे तो तुम लोग वो ऑप्शन पे रहोगे, तो अब ऐसा होगा, मतलब येलो सा दिखा रहा होगा, तो उस पर एक बार क्लिक करना, देन ही कंट्रोल ए करना, और एक बार ये जो ब्लू स्क्रीन है ना, ज्योमेट्री का जो विंडो है उस पर क्लिक कर लेना, देन प्रेस कंट्रोल ए। ये वाला कंट्रोल ए, कंट्रोल ए करके ही सारी लाइन सिलेक्ट हो गई जितनी है ज्योमेट्री, बस अप्लाई कर देना, सारी बॉडी सिलेक्ट हो गई ब्लू से, सबको दिखा, इतना समझ में आया बस ना। इसके बाद उस पर भी अटेंशन के लिए वो बिजली का साइन है जनरेट, कुछ चेंजेस हुए, कोई चेंजेस नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा ही चेंजेस हुए। यहाँ पर यूनिट चेंज करना, यूनिट को ना मिलीमीटर में रखना, और हम लोग जो यहाँ किए थे, यहाँ पर जब भी कभी ऐसा हो कि बाई चांस गलत जनरेट कर दो, जैसे अभी क्या हुआ, गलती से गलत जनरेट हो गया, तो जनरेट करने के बाद ऐसा राइट क्लिक करना, एडिट सिलेक्शन, जिसमें भी गलत हुआ है तो देन यहाँ पे 1 mm या फिर 0.1 mm इतने का ही टॉलरेंस देना, क्योंकि लगभग अपन जब सॉलिड वर्क ये सब में काम करते हैं, अगर तुम लोग जूम करके पूरा देखोगे ना, एक्चुअल में लाइन कभी ज्वाइन नहीं होती, वो रेफरेंस लेते हैं बस एक दूसरे ना। ये करने के बाद जनरेट, अब बॉडी ठीक है, अब एक पार्ट, मतलब एक सिंगल पार्ट सिंगल बॉडी है वहाँ पे, मतलब अब ये पूरा का पूरा एक वो सिंगल बॉडी, मतलब अब इस पे अगर मतलब इम्पैक्ट होगा तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके पहले अगर अपन करते तो कैसा हो जाता कि एक रॉड को चोट लगी, वो रॉड पीछे सरक गई, बाकी जैसे अपनी जगह पे पड़ी, तो कुछ ऐसा हो जाता ना। अब क्रॉस सेक्शन असाइन करना है, बहुत सिंपल है, कंसेप्ट में जाना, सबसे लास्ट ऑप्शन है क्रॉस सेक्शन। अपन जनरली क्या यूज करते हैं, ऐसे की गाड़ियाँ देख लोगे, हॉलो पाइप रहते हैं, सर्कुलर रहते हैं और हॉलो पाइप रहते हैं, हम लोग वो यूज करते हैं। तो तीसरे ऑप्शन पे था ना, ये देखो तीसरे ऑप्शन। अब वहाँ पर क्या करना है, अब जो हॉलो पाइप है तो उसके अपने डायमेंशन होंगे, यहाँ पे अपने को RO मतलब आउटर रेडियस और RI मतलब इंटरनल रेडियस, ये दो चीज पूछता है, थिकनेस नहीं पूछता है। जो लोग सॉलिड वर्क्स में बेल्टमेट का यूज करेंगे चैसी बनाते हो, वो लोग को थिकनेस पूछता है, प्रोफाइल डिफाइन करना पड़ता है, लाइब्रेरी में ऐड करना पड़ता है, जिन लोगों ने यूज किया सबको पता है, लाइब्रेरी में ऐड करना पड़ता है, प्रोफाइल डिफाइन करो, जहाँ पे वेल्डमेट की प्रोफाइल सेव रहता है वहाँ अपने सी ड्राइव में जाकर सेव करना पड़ता है, फिर तुम वो कस्टम वेल्डमेट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अपने को डायरेक्ट ऑप्शन रहता है कि क्रॉस सेक्शन असाइन कर दो, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट चूज कर रहे हैं, ठीक है, RO और RI। हाँ बहुत बड़ा हो गया। ये जो कैसी है, ये जस्ट ऐसे कंसेप्ट टाइप बना है, अच्छा अब वो यहाँ पर ये कंसेप्ट ऐसी है, एक्चुअल कार जो होती है वो 3.5 मीटर, 4 मीटर से हल्की सी कम, मामूली जो अपनी कार है लगभग उतनी जाती है। इसकी टोटल लेंथ 200 mm, जस्ट ऐसे ही बनाया था, तो इसकी टोटल किसी को भी डायमेंशन का कोई कंसर्न नहीं है, कि ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल कार की मतलब बिल्कुल पर्टिकुलर, जैसे इनोवा होगी तो पर्टिकुलर उसी के डायमेंशन के बनाना है, ऐसा कुछ नहीं करना। अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से कार ऐसी दिखती है, ऐसा ऐसा ऐसा, या किसी के पास कोई अपना आइडिया तो वो वैसे भी बना सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो पाइप की डायमेंशन है बहुत कम दे रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल अपनी जो गाड़ी है ऐसे ही उसके पाइप का आई थिंक 17-18 mm के आसपास है, हाँ, एंड 0.75 का थिकनेस है, तो यहाँ बहुत कम दे रहा हूँ, 0.5 नहीं, इसकी थिकनेस ना। क्रॉस सेक्शन असाइन करते ही जो लाइन बॉडी, एक बॉडी लिखी है ना, लाइन बॉडी लिखा है, वो वहाँ पे जाना, वहाँ क्लिक कर ना, वहाँ क्रॉस सेक्शन ये लो, मतलब उसको अटेंशन की ज़रूरत है, वहाँ जाना, क्रॉस सेक्शन वहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर देना ना। अभी क्रॉस सेक्शन दिख नहीं रहा है, ऊपर व्यू में, ऊपर से सारे ऑप्शन है, वहाँ व्यू में जाना और वहाँ जाके क्रॉस सेक्शन को चेक करना ताकि क्रॉस सेक्शन भी देखना ना। अब दिख रहा है, अब वो पाइप ज़्यादा मोटे दिख रहे हैं, एक्चुअल गाड़ी में इतने मोटे पाइप नहीं होते, तो हम लोग अब अभी भी चेंज कर सकते हैं। वहाँ हम लोग अपने प्रोफाइल पे जाएंगे जो अपना क्रॉस सेक्शन असाइंड है, और वहाँ डायमेंशन चेंज करनी चाहिए, हाँ, जो अपना सर्कुलर है। अब अपन डायमेंशन कम करेंगे क्योंकि एक्चुअल उतने मोटे मोटे पाइप तो होते नहीं, अपनी भी जैसे गाड़ी है उतने मोटे पाइप नहीं है किसी के, तो आउटर 2 mm इनर
0.5 0.5 और आउटर दोनों। यहाँ पे डायमेंशन कम हुए, अब वो वहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, जैसे कि ये देखो हो गया। अब तक कोई प्रॉब्लम, नथिंग। कुछ ऐसा कि जो समझ में नहीं आया है? नहीं, कुछ भी अगर वो समझ में नहीं आया है तो बोलो। ज्योमेट्री का काम इतना में फिनिश होता है। जैसे ही वो एक सिंगल बॉडी में आ गया और क्रॉस सेक्शन असाइन हो गया, ज्योमेट्री का काम फिनिश हो गया। अब सीधा एनालिसिस, कुछ नहीं है, पॉइंट्स पे फोर्स लगाना है, सॉल्यूशन किसी चीज़ के निकालना है, वो दो, सॉल्व दबा दो, खत्म। समझ में आ गया? बस डिज़ाइन मॉडल क्लोज कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं होता कि सेव करेंगे फाइल, कुछ नहीं, सब बैकग्राउंड से ही होता रहता है ना। जिस पे इस पे टिक लग गया उनका काम हो चुका है। अब जिसके ऊपर वो ऐसे जो एरो वाले ना ग्रीन से, मतलब अब उसकी बारी है, नेक्स्ट टर्न, उस पर क्लिक करना। हाँ, और याद रखना क्लिक करने के बाद तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। हम लोग को होता है कि कंप्यूटर बहुत फास्ट है मेरा, लेकिन जब कोई हैवी सॉफ्टवेयर रहता है तो वो थोड़ा स्लो काम करता है, तो वो थोड़ा सा नीचे ध्यान देना। कुछ स्टार्टिंग है, वो बिजी लिख रहा है, तब तक वेट करना। ना एक चीज, एनालिसिस कभी भी वर्स्ट कंडीशन के लिए परफॉर्म किया जाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक चेयर डिज़ाइन हो रही है, तो चेयर बनती है कि बहुत हो गया तो 150 किलो का आदमी बैठे। लेकिन जब चेयर डिज़ाइन होती है तो चेयर को जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट किया जाता है 700-800 के जी। क्यों? उससे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो नहीं सकती। क्या एक टेबल बना, टेबल पे तो लोग जनरली, डाइनिंग टेबल है तो उस पर लोग रखते क्या है, प्लेट खाने की, उसका कोई वजन नहीं होता। लेकिन अगर कोई आदमी बैठ गया तो उसका भी वजन झेल जाती है ना, तो वो बनाई उस हिसाब से होती है, हमेशा वर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। तो गाड़ी के लिए वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? गाड़ी खड़ी है, ऐसी रखी है बिल्कुल, पीछे दीवार है जो उसको हटने नहीं देगी, और सामने से कोई ट्रक आया ठोक देगी। इससे ज़्यादा वर्स्ट कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर गाड़ी दोनों चल रही है सब और सामने से भीड़, तो उसकी कुछ स्पीड होगी, इसकी कुछ स्पीड होगी, दोनों चीज़ें फिर आपस में कुछ ना कुछ फोर्स को कैंसिल कर देगी। जैसे एक अंडे को कभी भी हम लोग ऐसे नहीं फोड़ सकते, क्यों? इसने भी फोर्स लगाया, इसने भी फोर्स लगाया, मेजॉरिटी फोर्स तो कैंसिल हो गया। ये प्रॉब्लम रहती है ना। ये हो गया, बस ये लाइन बॉडी है, इसलिए यहाँ सिर्फ लाइन दिखा रहा है। इसको बंद कर दो। डिजाइन मॉड्यूल नहीं, इसको मिनिमाइज कर दो, ग्रेडियंट और सेटिंग में टूल्स, वो ग्रेडियंट चेंज करना, ऑप्शन अपीयरेंस, वहाँ ग्रेडियंट होगा, टॉप टू बॉटम ग्रेडियंट, उसको यूनिफॉर्म कर दो तो फिर हाँ ओके कर दो ना। अब मैकेनिकल पे वापस जाना। अब दिख रही है कैसी सबको? हाँ या ना? ये लाइन बॉडी है। हम लोग सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, फिक्स रहेगी गाड़ी पीछे से और सामने से गाड़ी ठोकेगी कोई, तो अपन सबसे पहले, हाँ सबसे पहले एक काम करना, मैच जनरेट कर लेना। इवन मतलब ऐसा भी है कि तुम लोग यहाँ पर एनालिसिस में, अब ऐसा नहीं है कि तुम लोग हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करो, मैश ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अगर कुछ कस्टम नहीं देना है तो, अगर कुछ कस्टम देना चाहते हो, मैश पर राइट क्लिक करने के बाद पाइपलाइन नहीं दिखती। हाँ यहाँ पे क्रॉस सेक्शन नहीं दिखेंगे, हाँ, क्योंकि एक्चुअल में जो तुम्हारी बॉडी है वो एक लाइन बॉडी है। जो तुमने ज्योमेट्री एडिटिंग की वो तुमने उसको ठीक करने के लिए किया। यहाँ कोई एक्चुअल चेंजेस हुए नहीं, तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन नहीं दिखेगा। मेश पे राइट क्लिक करते हो तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इंसर्ट में जाओगे तो मेश के भी एक्चुअल ना बहुत सारे कस्टमाइजेशन होते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर पेज, फॉर एग्जांपल तुम लोग के सामने माउस रखा हुआ है, माउस के ऊपर तुम लोग हाथ रखते हो, साइड में हाथ नहीं रखते हो। ऊपर लोड आता है, नीचे लोड आता है, तो ऊपर और नीचे जो एनालिसिस होना चाहिए वो ज़्यादा डिटेल्ड होना चाहिए। और डिटेल्ड देखो फ़र्क क्या पड़ता है एक्चुअल में, जहाँ पर ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस की ज़रूरत है। क्यों है? अगर बहुत बड़ी ज्योमेट्री, पूरी कार है, गाड़ी सामने से रुकने वाली, आपको पता है सामने डिफॉर्मेशन होगा, हम क्यों साइड साइड की एनालिसिस करेंगे, टाइम जाएगा हमारा। तो वैसे टाइम में हम लोग कस्टम मेशिंग अप्लाई करते हैं। हम लोग वैसे कुछ नहीं करने वाले, हम लोग बस जनरेट मेश कर देंगे, तो अपने आप जो उसके साथ बेस्ट सूटेड होगा वो जनरेट कर देगा। ये मशीन जनरेट हो रही है, ये हो गई जनरेट, ये उस क्रॉस सेक्शन को फॉलो कर रही है। लेकिन अभी भी अगर उसको कर्सर लेके जाऊंगा तो वो लाइनें ही बताएगा, अगर वो बता रहा हो तो। स्टैटिक से नीचे हम राइट क्लिक, हम लोग को
फिक्स सपोर्ट इंसर्ट करना है गाड़ी के दोनों एंड पॉइंट पे, सबसे पीछे के एंड पॉइंट। अब कुछ लोग के दिमाग में शायद क्वेश्चन होगा कि जहाँ चक्के रहते हैं वहाँ से क्यों नहीं फिक्स करते, तो जहाँ चक्के रहते हैं वहाँ से क्यों नहीं फिक्स कर रहे हैं हम लोग, चैसी का एनालिसिस कर रहे हैं। गाड़ी एक असेंबली होती है हमेशा, तो चक्के अगर हैं उसमें ब्रेक लगा रखा है, मतलब गाड़ी किसी ने ठोकी सामने से, तो कुछ परसेंट फोर्स तो फिर चक्के उसकी डिस्क में फ्रिक्शन होगा, फिर जो कुछ मेंबर्स है वही एब्जॉर्ब कर जाएंगे। हल्का सा चक्का पीछे सरका, फिर वो ABS है उसने भी छोड़ के फिर उसको पकड़ा, तो कुछ परसेंट फोर्स वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा। हम लोग वर्स्ट कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं कि गाड़ी को पीछे से पकड़ रख के सामने से मार दिया ना। फिक्स सपोर्ट इंसर्ट करना कुछ नहीं, स्टैटिक, एक बार फिर से करना, स्टैटिक स्ट्रक्चर है जो अपन एनालिसिस कर रहे हैं, राइट क्लिक, इंसर्ट, फिक्स सपोर्ट। और फिक्स सपोर्ट उसके बाद जहाँ जहाँ वहाँ डायरेक्ट अप्लाई कैंसिल आ गया, जहाँ जहाँ फिक्स सपोर्ट देना है वहाँ अपने को लास्ट एंड पे देना है, दोनों जो एंड है अपने, नहीं एंड्स, सिर्फ पॉइंट्स। कंट्रोल दबा के जूम कर लें। हैंग मार गया हूँ। अभी जो प्रॉब्लम आई, सेम प्रॉब्लम शायद तुम लोग को परफॉर्म करते हुए भी आ सकती है। ये उस दिन जो यूज़ कर रहा था वो एनसीएस का 2023 का वर्जन था, ये 2019 का वर्जन है। यहाँ पर जो सिलेक्शन के लिए है कि कौन सा सिलेक्ट करना है, जैसे कई बार इधर मैच हो जाता है तो मैच के बाद अपने कई बार जो एलिमेंट होते हैं उनके फेसेस सिलेक्ट करने होते हैं, तो उसके ऑप्शन ये रहे। और अपने को जो सिलेक्ट करना है, अपने को पॉइंट सिलेक्ट करना है, एक नोड, एक सिंगल नोड। एक लाइन में 3 नोड होता है, एक तो वो लाइन खुद होता है, दूसरा दोनों उसके एंड पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अपने को वो पहले सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम सिलेक्ट क्या करना है, लाइन, फेस, पूरी की पूरी बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो पॉइंट सिलेक्शन। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, फिर एक साथ अब देखो, एक तो ये सिलेक्ट कर लिया, अभी भी हम लोग चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना नहीं, अप्लाई करते हैं ऐसे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। ये एक हो गया। अब हम लोग चाहें तो एक और जाके फिक्स सपोर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चाहो तो एक ही बार में तुम कंट्रोल दबा के भी कर सकते हैं, अपने अपने चॉइसेस। कई बार हम लोग ये भी काम करते हैं, जब हम लोग क्लियर रखना चाहते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, CFD के टाइम हम लोग एक एक एज को अपना अपना नाम देते हैं कि ये है बॉल, ये है इनलेट, ये रहेगा आउटलेट, यहाँ से मतलब कुछ फ्यूम्स बाहर आ जाएंगी, एक एक चीज़ को नाम देते हैं, हर एक चीज़ को, इवन एक एक फेस को ना। यहाँ पे कल एक ही पे मतलब एक ही फिक्स सपोर्ट लेके दोनों किया था, आज 2 ले लेते हैं। एक और फिक्स सपोर्ट लिया दूसरे पॉइंट के लिए और उसको भी फिक्स किया, उतना ही वही इफेक्ट कराने वाला, कुछ नहीं चेंज होने वाला ना। अब फोर्सेस लगाएंगे, फोर्स कहाँ लगेगा, एक चीज ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी गाड़ी पे इम्पैक्ट होगा, अगर मैं लाइन पे यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, जैसे अपन नॉर्मली कैसा सोचते हैं कि यार गाड़ी ठुकी, तो फॉर एग्जाम्पल गाड़ी ने दीवार को ही ठोका तो गाड़ी एक फेस को ठोक रही है, ऐसा नहीं होगा। अगर तू बोलता है कि गाड़ी एक फेस को ठोक रहा है, इसका मतलब वो फेस तो कुछ नहीं होगा, वो फेस आगे ठोकता है। कैसा है, हम लोग यहाँ वर्स्ट कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं। वर्स्ट कंडीशन क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही सारा फोर्स पड़ गया। किसी चीज़ को काटने की डेफिनेशन, आई थिंक 7वीं क्लास में सब लोग पढ़े, किसी चीज़ को काटने की डेफिनेशन होती है एक सर्टेन पॉइंट पे सारा का सारा लोड आ जाना। तब होता है कि वो चीज़ कट रही है कैसे। सेम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग सारा का सारा लोड लगा देंगे, इससे ज़्यादा वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता गाड़ी पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सामने से मतलब ऐसा भारी टाइप कुछ नुकीला रहा है, या कोई गाड़ी जिसमें रॉड निकली है और उसने आके ठोकी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, कैसे अंदर दब जाएगी सीधा। और इसी की जगह वो गाड़ी पूरे फोर्स पे ठोकेगी तो कैसे उतनी अंदर नहीं दबेगी
ना अब यहाँ सामने के जो 4 पॉइंट है, अपना जो सामने बम्पर वाला रहता है, उधर जो 4 पॉइंट रहेंगे वहाँ पर अपन फोर्स लगाएंगे, चारों पॉइंट को सिलेक्ट कर देंगे। हाँ, कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करना यार। और एक बार वहाँ एक बार इसको वेक्टर कर, अप्लाई कर दे और वेक्टर कर ज्योमेट्री। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वेक्टर रहता है। वेक्टर का मतलब होता है आप जहाँ भी फोर्स लगा रहे हो उसके परफेक्टली नॉर्मल। यहाँ पे हमने एक साथ 4 पॉइंट सिलेक्ट किए। गाड़ी जनरली सामने से रहती है कर्व, उसने जिस पहले पॉइंट को रेफर किया सारे फोर्सेस उसके नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब गाड़ी का ये पॉइंट है और गाड़ी ऐसे कर्व है, उसके नॉर्मल मतलब सारे फोर्सेस फिर उस पॉइंट के नॉर्मल मतलब परफेक्टली ऐसे आएंगे। मतलब इवन उधर के भी जो कॉर्नर के फोर्सेस है वो भी इधर दबाएंगे गाड़ी में। गाड़ी ऐसे ही कुछ करती है, गाड़ी सामने से झुके तो पीछे की तरफ दबेगी। तो परफेक्टली नॉर्मल होने के लिए हम लोग कंपोनेंट एक्सिस की हेल्प लेंगे। जिस एक्सिस में, तो गाड़ी अगर सामने से दबी तो किस एक्सिस में जाएगी? गाड़ी अगर सामने से दबी तो वो किस एक्सिस में जाएगी? तो बस इस एक्सिस में फोर्स की वैल्यू डाल देना जितनी भी। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली 100 या 1000 mm ले लेते हैं। हाँ, बस इतने न्यूटन का फोर्स। 10 न्यूटन मतलब 1 kg, 1000 न्यूटन मतलब 100 kg। कुछ नहीं होता गाड़ी के लिए 100 kg का फोर्स। इतने का इंसान होता है जो सीट पे बैठता है ना। इतना किए, उसके बाद बस सॉल्यूशन का कैसे निकालना है। अपन SFD BMP सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कई बार अपने को आपको बेंडिंग निकालनी रहती है, कितने डिफ्लेक्ट हो रहा है वो निकालना पड़ता है, बकलिंग कितनी हो रही है वो निकालना पड़ता है। यहाँ जितनी चीज़ें पॉसिबल है स्टैटिक स्ट्रक्चर में वो सब निकाल सकते हो। डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन, डायरेक्शनल भी निकाल लेना और टोटल भी निकाल लेना। नाउ स्ट्रेसेस, दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो गाड़ी डिफॉर्म कैसे हो रही है, दूसरा गाड़ी में स्ट्रेस कहाँ आ रहा है। डिफॉर्मेशन से पता चलता है कि गाड़ी दबी कितनी एक्चुअल, मतलब एक्चुअल शेप था 50 mm का, 50 mm से कितनी कमी आई, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रे। और एक होता है स्ट्रेस कि गाड़ी में कहाँ पर स्ट्रेसेस डेवलप हो, वहीं से बॉडी ब्रेक होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस होती है। तो टोटल डिफॉर्मेशन और स्ट्रेसेस निकाल लेते हैं। स्ट्रेस बीम टूल में रिमेंबर ये लाइन बॉडी है, तो लाइन बॉडी इज एक्ट्स लाइक अ बीम। जैसा अपन बीम पढ़ चुके हैं, एक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर शेप है और रेक्टेंगुलर शेप है। तो बीम टूल में आएंगे सारे के सारे बीम टूल। बस वो बीम टूल में फोल्डर टाइप दिख रहा है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, वो ले लेना डायरेक्ट। उसको ओपन करना, उसमें सारे के सारे मिलेंगे डायरेक्ट स्ट्रेसेस और भी बाकी चीज़ें जो जो होनी चाहिए ना। कुछ नहीं करना, इतना हो गया, सॉल्व दबा देना, वो सारा काम खुद कर लेगा। साइड करना, सारा काम वो खुद कर लेगा। वो कैलकुलेट कर रहा है जितने एलिमेंट्स बने ना अभी मैथ्स के टाइम, हर एक एलिमेंट पे फोर्स जा रहा है। फिर जैसे अपन थ्योरेटिकल मैनुअली सॉल्व करते हैं ना, सेम कैलकुलेशन, सेम फॉर्मूलाज के यूज करके कैलकुलेट ना, कुछ ऐसा सिनेरियो रहेगा। अब कितने mm, यूनिट्स में सबसे पहले तो mm रखना, कितने mm मैक्सिमम गाड़ी दब रही है वो भी वहाँ पे लिखा है। जो रेड कलर है स्टॉप करने की, हाँ, कितने mm गाड़ी दब रही है वो भी दिखा रहा है स्केल पे। उसको लीजेंड बोलते हैं बाय द वे। जहाँ पे स्केल आती है उसको लीजेंड बोला जाता है। बाकी का ये तुम्हारे ज्योमेट्री विंडो में पूरा दिख रहा है कि कहाँ पर से गाड़ी सबसे ज़्यादा दब रही है। जहाँ ब्लू है वहाँ पे गाड़ी कुछ नहीं दब रही है, जहाँ पे थी वहीं पे थी। क्यों? वहाँ फिक्स सपोर्ट है। अब एक चीज़ सोचो, गाड़ी को अगर हमने पीछे से पूरा, जैसा मैं बोल रहा था दीवार का सपोर्ट पूरा दे दिया तो गाड़ी पीछे से कुछ नहीं दब रही थी। ये बहुत कंडीशन नहीं होती गाड़ी के लिए कभी ना। ये है कि गाड़ी डिफॉर्म कहाँ से हो रही। अगर हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेसेस में जाएँ एक बार, आई थिंक डायरेक्ट, हाँ, ये डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन है। हाँ, डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन मतलब एक कई बार अपने को चाहिए होता है कि गाड़ी अपने जगह से पीछे कितनी दबी, या अपनी जगह से ऊपर कितनी दबी, या अपनी जगह से पर्टिकुलर, मतलब गाड़ी इधर से झुकी तो इस डायरेक्शन में कितनी उठी गाड़ी। तो वैसा कई बार अपने को हल्का सा, जब हल्का सा और टेक्निकल जाना होता है कि नहीं पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में कितनी गाड़ी निकली,
तो अपन डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन वहाँ पे है कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस में अपन देख रहे हैं तो यहाँ पे स्केल अलग है, ध्यान से देखो दूसरे वाले फिगर टोटल पे, तो वहाँ पे स्केल की वैल्यू अलग है, वो है जनरली की गाड़ी कितनी दब गई है टोटल, और इवन यहाँ डायरेक्शनल वाले पे वहाँ एक्सिस चेंज करते हैं, एक्सिस चेंज करते हैं, एक्स की जगह कुछ और, जैसे अगर वाई कर देते हैं 2 मिनट के लिए और सॉल्व दबा पर्टिकुलर पे बिजली का साइन आया मतलब वो और कैलकुलेशन एक बार होने के बाद रिजल्ट असाइन करने को कुछ नहीं जाता, फट से रिजल्ट असाइन हो जाता है। तो अब स्केल चेंज हो गई है, अब डायरेक्शनल वाले में टोटल जेड एक्सिस डायरेक्शनल 200 रुपये पर रिकॉर्डिंग, 200 रुपये पर पर्सन, 200 रुपये है। ये है कि कहाँ पर से गाड़ी जेड एक्सिस में ज़्यादा मतलब ज़्यादा लगती है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना। डायरेक्ट स्ट्रेसेस में कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस सबसे ज़्यादा वहाँ पर आ रहा है वो वाली रॉड पर, अगर टूटेगा तो वही टूटेगा ना, गाड़ी का सामने का बोनट टूटेगा ना कुछ टूटेगा, टूटेगा तो वो पिलर टूटेगा। जैसे कभी भी देखते हुए गाड़ी सामने से टूटी, उसके पिलर बेंड हो गए, हल्के से बाहर आ गए, ये काम पिलर के साथ होगा। तो अब देखो ये चीज़ ना अपन दिमाग से विजुअलाइज नहीं कर सकते, हम लोग को क्या लगता है गाड़ी सामने से टूटी बोनट दब जाएगा, बोनट टूट जाएगा, सामने का चैसी का फ्रेम टूट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हुआ। सामने का चैसी का फ्रेम लगभग ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा पिलर गए। तो ये इन जगहों पे क्या है, सॉफ्टवेयर एक सेम फॉर्मूला लेके कंटिन्यूस बहुत स्पीड में कैलकुलेशन करता है, इसलिए हम ऊपर खींचते हो गया, इतना ही था। कुछ है जो नहीं समझा वो रिपोर्ट, हाँ रिपोर्ट बहुत सिंपल है, रिपोर्ट में कुछ नहीं करना है। रिपोर्ट में देखो सारे के सारे कैलकुलेशन आंसर देते ही है, अपने को चाहिए फिगर, क्योंकि अपने को विजुअली देख के इमेज से ज़्यादा समझ में आ रहा है, जैसे अपने को ये इमेज देख के सब समझ में आ रहा है ये चीज़ें कहाँ पे स्ट्रेस है। अब यहाँ पे मैक्स वाले मीन भी है, मैक्स वाले में सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस कहाँ पे आ रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस नहीं, स्ट्रेसेस भी मल्टीपल टाइप के होते हैं। स्ट्रेसेस बॉडी में कहाँ आ रहे हैं, स्ट्रेसेस सरफेस में कहाँ आ रहे हैं। कई बार अपन कोई मशीनरी को देखते हैं वहाँ सरफेस में ना क्रैक्स रहते हैं, वो उसके सरफेस के स्ट्रेसेस होते हैं, मशीन खराब हो जाती है। यहाँ पे मैक्स और मीन जो है वो अलग अलग चीज़ों के रिस्पेक्ट में, जब कभी देखोगे आंसर को डीप में कि मैक्स और मीन किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं तो वहाँ वो भी चीज़ें दिखेंगी। रिपोर्ट के लिए सबसे सिंपल ज्योमेट्री पे एक फिगर ऐड करना है, इसे कल ऐड करके बताता हूँ, फिगर का ऑप्शन था इमेजेस के ऊपर फिगर। इस वाले को रेफर मत करो, कल बताया था, जितने कल बताया था आई थिंक सारे लोग थे ना,